हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और बायोलॉजी चैप्टर है हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और जो है इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कौन कौन से टॉपिक पहले जो इम्पोर्टेंट हैं और जो आपके पेपर में आ सकते हैं, जिनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, उन टॉपिक्स को पहले हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ज्यादा क्या क्या पूछा जाता है, डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या है और डीएनए के बारे में इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपसे पूछा जा सकता है। ये सब बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेक्सुअल में जैसे फ्यूजन हो गया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बडिंग हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, स्पॉर फॉर्मेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इनमें से आपसे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसी टाइप से पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, इन दो में पूछा जाता है टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर उसके बाद पुबर्टी हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया इन एनिमल्स, बर्थ कंट्रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए, आपके पेपर मेडिकल के पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को हम बहुत ही डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत ही जल्दी। ओके, तो इन टॉपिक्स को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसमें से चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर रिप्रोडक्शन है क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसा कि आपका चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाता है कि वाई इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ का एक प्रोसेस है, मतलब हमारी लाइफ से रिलेट है, लेकिन हमारी लाइफ का एक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, जैसे हमारी लाइफ का प्रोसेस क्या है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, ये हमारी लाइफ के प्रोसेस है और ये ऐड है, पर हमारी लाइफ के लिए जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है वो जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये लाइफ का प्रोसेस नहीं है, बट इसेंशियल है। तो देखो यहाँ पर वही दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इट इज इसेंशियल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। रिप्लेस हो सकता है, अगर मान लो रिप्रोडक्शन ना हो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो धीरे धीरे दो तीन साल, 2 साल, मतलब 2-4-10 साल या 50 साल, 100 साल बाद क्या होगा, धीरे धीरे इस पृथ्वी से पूरे ही ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, पूरी स्पेसीज खत्म हो जाएगी, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक, अगर रिप्रोडक्शन ना होगा तो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ताकि अर्थ के ऊपर क्या हो, लाइफ रहे। ठीक है, मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम डीएनए के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आगे चल करके इसी का इंपॉर्टेंस है। डीएनए क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म भी आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। और आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में दे दिया गया, डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। ठीक है, तो आप इसमें भी 1 नंबर बना सकते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड बाय रिप्रोडक्शन आर सिमिलर टू ईच अदर पेरेंट्स, दिस सिमिलरिटी अकर्स बिकॉज ऑफ डीएनए। जैसे हमारी शकल मम्मी से मिलती है या पापा से मिलती है या भाई बहन से मिलती है, तो ऐसा क्यों हो पाता है, ये डीएनए की वजह से होता है। ठीक है, डीएनए क्या करते हैं, पेरेंट्स से, यानी जैसे भी आपके माता पिता हैं वैसे ही आप होते, मतलब उनकी शकल लगभग मिलती जुलती होती है ना, सिमिलर होती है। तो ऐसा किस वजह से हो पाता है, डीएनए की वजह से। ठीक है, डीएनए क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की जो भी कैरेक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये डीएनए का काम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए, तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान का बच्चा जो है हाथी हो जाए, हाथी का बच्चा कुत्ता हो जाए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इस डीएनए की वजह से। डीएनए क्या करता है, एक कॉपी डिजाइन करता है, जैसे भी पेरेंट्स होते हैं उन्हीं की जैसी ये कॉपी
जा करके ऑफस्प्रिंग में जाती है, ठीक। तो ऑफस्प्रिंग भी उनकी उसी के जैसी होती है, जैसे एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होता है, कुत्ता नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जो बिल्ली के डीएनए है वो उसी के ही जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी के जैसे ही बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? डीएनए करता है, ठीक है। समझ में आया? तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स, जैसे भी ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रेड्स को ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। एक वेरिएशन आर इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपिंग, ठीक है। तो वेरिएशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो वेरिएशन इसी के डीएनए की वजह से होता है। मान लो कॉपी करते समय कोई एरर हो गई डीएनए से, ठीक है, तो वही क्या हो गया, उसमें वेरिएशन आ गया। तो आगे चल के हम वेरिएशन के बारे में डीप ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन क्यों जरूरी है? देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो वेरिएशन कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, और वो बैक्टीरिया मान लो उसमें से कुछ बैक्टीरियो में वेरिएशन आ गया। मान लो जैसे 10 बैक्टीरिया हैं, 10 बैक्टीरियो में दो बैक्टीरिया में ऐसी दो बैक्टीरिया थी जिसमें कुछ वेरिएशन हो गया। मान लो जो 10 जो बैक्टीरिया थी वो 27 डिग्री सेल्सियस तक ही जीवित रह सकती थी। कितना? 20 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकते हैं, इससे ज्यादा या फिर मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वो जीवित नहीं रह सकते, डेड हो जाएंगे, ठीक। लेकिन कुछ 2-3 बैक्टीरिया ऐसी थी, मान लो 2-3 बैक्टीरिया ऐसी थी जिसमें क्या होता है कि वो 50 डिग्री टेम्परेचर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 50 डिग्री टेम्परेचर तक जीवित रह सकते हैं। अब अर्थ का टेम्परेचर था वो बढ़ करके कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे ये सभी बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। जितनी 10 में से जो 8 बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो 40 डिग्री तक ही जीवित रह सकती है। कितना? 40 डिग्री तक। इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो ये डेड हो जाएंगे। मान लो अर्थ का टेम्परेचर किसी तरह से बढ़ गया, 45 डिग्री हो गया, तो ये 8 बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। बाकी की जो 2 बैक्टीरिया थी, ये बैक्टीरिया जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकती हैं। तो ये 2 बैक्टीरिया बच जाएंगे ना, और इन 2 बैक्टीरिया की वजह से क्या होगा? इनकी स्पेसिस जीवित रहेगी, स्पेसिस सुरक्षित है, ठीक है, पूरी खत्म नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंस होता है बैक्टीरिया का। हालांकि इन बैक्टीरिया को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ? उनकी एक स्पेसिस सुरक्षित रह गई। तो ये होता है वेरिएशन का इंपॉर्टेंस। चलिए आइए देखते हैं। तो वेरिएशन इंश्योर्स स्पेसिस कैन सर्वाइव, species can survive during unfavorable conditions. For example, if there were a population of bacteria living in temperature water and the temperature rises suddenly, most of the bacteria would die, but few variant resistant to heat would survive and grow further, ठीक है। तो क्या होता है? कुछ टेम्परेचर तक बैक्टीरिया जो जीवित रह सकती हैं वो फर्दर लिविंग कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे और इनके टाइप्स भी देखेंगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें कोई एक ही पेरेंट होता है, इंडिविजुअल, ठीक है, वही क्या कर सकता है? अकेले ऑफस्प्रिंग बना सकता है, ठीक है। इसमें किसी डबल पेरेंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation, तो इसमें केवल एक ही पेरेंट होता है, ठीक है, वही क्या कर सकता है? न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्स बना सकता है, ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग बना सकता है विदाउट इन्वॉल्विंग 2 गैमेट्स, ठीक है। इसमें किसी 2 गैमेट की जरूरत नहीं होती, सिंगल गैमेट से ही फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। इसके देखिए मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? तो मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो देखिए ये कैसे कैसे हो सकता है? ये फ्यूजन है, ठीक है, फ्यूजन के थ्रू हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बडिंग हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक एक को बारे में देखते चलेंगे। फ्यूजन क्या है? तो फ्यूजन में क्या होता है? अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया splits into 2 or more organisms. Generally, it is of 2 types, binary and multiple fusion. तो मल्टीपल फ्यूजन जो है ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, बाइनरी, और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन। अब देखिए मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है और बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है।
तो इसमें होता क्या है, जैसे कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे बैक्टीरिया है, तो दो या दो से ज्यादा पार्ट में जब डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग फीजन बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा, जैसे ये एक है, इसके हम दो या दो से ज्यादा टुकड़े कर देंगे तो फीजन कहलाएगा। ठीक है, तो जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स दो या दो से ज्यादा क्या करता है, स्प्लिट करता है, दो या दो से ज्यादा भागों में टूटता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी, उसको बोलते हैं फिजन। ठीक है, अब वो दो में है तो बाइनरी फिजन, दो से ज्यादा में हो गया तो उसको हम लोग मल्टीपल फिजन में बोलते हैं। तो देखिए बाइनरी फिजन में, जैसे बाइनरी, इन बाइनरी फिजन ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट इनटू टू न्यू ऑर्गेनिजम्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। कुछ कंडीशंस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर वो कई पार्ट में टूटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे अगर बाइनरी फिजन का एग्जांपल दिया जाता है तो बाइनरी फिजन में आ जाता है आपका अमीबा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, बाइनरी फिजन में जो अमीबा है वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बाइनरी फिजन, और ये आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक पेरेंट अमीबा है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है आपका एक पेरेंट अमीबा है जिसका ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसका ये न्यूक्लियस। ठीक, ये पेरेंट अमीबा। आगे चल करके देख लीजिए जो इसका न्यूक्लियस है वो इलोंगेट हो रहा है। देखो धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस कैसा हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। इलोंगेट होने के बाद इसके बाद देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑफ ग्रूव, इसमें क्या है ग्रूव डेवलपमेंट हो रहा है, वो न्यूक्लियस धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पर देखो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, साथ ही साथ न्यूक्लियस डिवाइड होगा और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखो टू डॉटर सेल्स बन गई है, ठीक, अमीबा की, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। एक अमीबा था उससे दो अमीबा बन गए, इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। क्लियर है, तो एट फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू इट्स फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, then finally splitting of parent cell into two daughter cells occurs। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है बाइनरी फिजन अमीबा में, तो आपको इसी तरह से डायग्राम वगैरह बना करके शो करना रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही शॉर्ट में मतलब इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ बनाई है। एट फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू इट्स फॉलोड, तो देखो सबसे पहले एक न्यूक्लियस का क्या डिवाइड होता है, उसका जो है न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स, दो अमीबा बन जाते हैं, दो डॉटर अमीबा बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब होता है एक से दो का डिवाइड हो जाना। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल फिजन, इसमें बहुत से बन जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, देखो द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स इनटू मेनी आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर जब कोई ऑर्गेनिज्म टूट करके बहुत पार्ट में डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन कैन बी सीन इन ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लाज्मोडियम। यहाँ पर इसको प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, ये एक पैरासाइटिक है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक न्यूक्लियस सेल है, एक है। ठीक है, उसके बाद यही न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होकर के मेनी डॉटर सेल प्रोड्यूस मल्टीपल फिजन। देखो यहाँ पर बार बार इसकी जो आउटर सेल है इसको बोलते हैं, ये जो आउटर सेल इसको बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट। सिस्ट क्या काम करता है, सिस्ट जो है इसके प्रोटेक्शन करने का काम होता है। जब ये पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाती है और बहुत से न्यूक्लियस जो प्लाज्मोडियम है वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बाहर आकर के फिर ये भी क्या करते हैं, जब मेच्योर हो जाते हैं तो फिर से अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। और ये किसका होता है, प्लाज्मोडियम में। ये आपसे पूछा जा सकता है और इसकी वजह से आपका मलेरिया होता है, ये पैरासाइटिक होता है। पैरासाइटिक बोलते हैं जो किसी के अंदर रह करके अपना न्यूट्रिशन करते हैं, पैरासाइटिक कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? ओके, ठीक है, तो मल्टीपल फिजन समझ में आया, किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है और इसका आपको एग्जांपल भी देना होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए फ्रेगमेंटेशन आप यहाँ पर देख रहे हो, ये तो कह रहा है कि द ब्रेक इनटू टू और मोर स्मॉल फ्रेगमेंट्स और पीसेस, ईच फ्रेगमेंट सबसिक्वेंटली ग्रो टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है कि ये स्पाइरोगैरा है, इसमें देखिए इस स्पाइरोगैरा में क्या हो रहा है कि ये ब्रेक हो जा रहा है। ठीक, इस तरह से पीसेस में, 3 पीसेस में ब्रेक हुआ और आगे जा करके ये एक न्यू इंडिविजुअल क्या होगा, एक नया फ्रेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद आता है रीजनरेशन।
ठीक, रीजनरेट हो जाना। एक जैसे छिपकली को आप जानते हो, छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो फिर से आ जाती है, कोई भी बॉडी पार्ट उसमें अगर लॉस हो जाता है तो फिर से वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। छिपकली का एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, देखिए रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया है यहाँ पर, देखिए इस प्लेनेरिया को, एक प्लेनेरिया है ये, ठीक है, आगे जाकर के ये 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड हुआ और तीनों ही इंडिविजुअली एक नया ऑर्गेनिज्म, एक न्यू प्लेनेरिया बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन होना, रीजनरेट हो जाना। ठीक है, ऐसा देखो यहाँ पर एक, हर एक यहाँ से एक ही प्लेनेरिया था, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ और 3 नए प्लेनेरिया बन गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन होना, रीजनरेट होना। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। Why a complex microorganisms cannot give rise to a complete individual from their catted body part। ठीक है, तो बॉडी पार्ट कहां से आ जाता है, तो वो रीजनरेशन के थ्रू कैन बी यूज्ड ओनली इन दोज ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी इज रिलेटिवली simple when compared to organization of its tissue or cell, but in complex multicellular organisms cell combine to make a tissue to organ to organ system, and finally organ system into organisms. This in the reason that complex multi-organisms cannot form by a कटेड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पार्ट कट जाता है उसे फिर सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा क्या होता है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक, इसके बाद हम बडिंग की बात करते हैं। तो बडिंग किसमें होता है, आप जानते हो हाइड्रा में होता है। ये देखो हाइड्रा आगे है, अभी देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इन बडिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ बॉडी देन डिटैच एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है कि जैसे हाइड्रा में एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। पहले देखिए यहाँ पर हाइड्रा में देखते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है बडिंग किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले यहाँ फर्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पर एक छोटा सा बर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है। हाइड्रा में ये क्या है, एक छोटा सा बर्ड्स, यही बर्ड्स देखो आगे चलकर थोड़ा सा डेवलप हुआ। ठीक है, डेवलप होने के बाद यहाँ पर देखिए ये पूरी तरीके से मेच्योर हो गया। मेच्योर हो गया है तो देखो इससे डिटैच हो गया, अलग हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन हुआ। इसका किस तरह से हुआ, बडिंग के थ्रू। ठीक है, बडिंग रिप्रोडक्शन। तो वही बोला, हाइड्रा इज अ सिंपल multicellular organisms if reproduce asexual by process of budding using its regenerative cells. First, a small bud is formed on one side of its body of simple meiotic। देखो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले छोटा सा बर्ड सा डेवलप हुआ, उसके बाद क्या होगा, ये बॉडी सेल डिवाइड हो जाएगी। दिस बर्ड द ग्रो एंड फॉर्म्स माउथ एंड टेंटिकल्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, माउथ एंड टेंटिकल्स इसमें डेवलप हो रहे हैं। ये देखो टेंटिकल्स इसमें डेवलप हो रहे हैं। फाइनली द न्यू हाइड्रा डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी एंड लिव एज अ सिंगुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद देखो उससे डिटैच हो गया और सिंगल हाइड्रा बन गया। ठीक है, आगे चल करके ये भी मेच्योर हो जाएगा और फिर इसमें भी क्या होगा, इसी तरह से फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, बडिंग के थ्रू। इसके बाद हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है और कैसे होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट। तो हम लोग क्या करते हैं, पुराने पेड़ से एक नए पेड़ को बनाते हैं इसमें। ठीक, विदाउट हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूजुअली इन्वॉल्व द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन बड प्रेजेंट ऑन ऑड प्लांट ऑफ प्लांट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। उससे क्या होता है कि एक जो पुराना पेड़ होता है उसी से एक नए पेड़ बनाए जाते हैं, नए, ठीक है, प्लांट बनाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट ऑफ फॉर्म अ न्यू प्लांट, बड ऑफ पोटैटो, बल्ब ऑफ ऑनियंस। जैसे आपका एग्जांपल में बात करें, जैसे आपने देखा होगा पोटैटो में बर्ड्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से अगर कोई पोटैटो है तो इसमें छोटे छोटे इस तरह से बर्ड्स होते हैं। ठीक है, आप गौर से देखिएगा, जब भी पोटैटो हो तो उसमें इस तरह से बर्ड्स होते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। और ऑनियन में क्या होता है, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, दिस इज नेचुरल प्रोपोगेशन। इसमें जो है नेचुरल प्रोपोगेशन होता है। तो प्रोपोगेशन किसके किसके थ्रू होता है, तो प्रोपोगेशन हो सकता है आपको बाय लीफ,
ठीक है, बाय लीफ, और बाय लीफ हो गया, और आपका क्या हो गया, बाय स्टेम, ठीक है, बाय स्टेम हो गया, और बाय रूट्स, बाय रूट्स। तो इस तरह से क्या हो सकता है, आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। तो देखिए, ऑफ प्लांट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, एग्जांपल बर्ड ऑफ पोटैटो, बल्ब ऑफ ऑनियन, ठीक, लीफ, ठीक है, लीफ हो गया, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलियम। ये जो लीफ है ये किसकी है, ब्रायोफिलियम की, आप लोगों को दिख रहा है, ये लीव्स किसकी है, ब्रायोफिलियम। यहाँ पर बाय लीफ के थ्रू क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर देखो ये नए प्लांट जर्मिनेट हो रहे हैं, देखो इस लीव्स के थ्रू। तो इसको हम लोग बोलेंगे बाय लीफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ही आता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल, ये नेचुरल है प्रोसेस, ठीक है, ये कैसा है, नेचुरल। उसके बाद हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट में देखे हैं, तो कह रहा है प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग मेनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड, ठीक है। मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन आर। तो इसमें हम कुछ कॉमन मेथड भी इसके देखेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक नर्सरी होती है, नर्सरी में आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसमें आर्टिफिशियल में ये नर्सरी में वर्क होता है कि एक पेड़ को काट करके उसके साथ में दूसरा लगा दिया तो नया प्लांट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट कहलाता है। कटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाते हैं, इज रिमूवल ऑफ बाय कटिंग इन विद अ शार्प लेंथी, दिस इज कॉल्ड कटिंग। एग्जांपल जैसे शुगर केन है, तो शुगर केन को आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे पीस उसके काट करके उसमें बर्ड्स होते हैं, उसको लगा दिया जाता है, फिर नया शुगर केन बन जाता है, ठीक है। तो शुगर केन हो गया, बैनल्स हो गया, और कैक्टस हो गया, ये सभी किसके थ्रू होता है, कटिंग के थ्रू इसको बनाया जा सकता है, प्लांट उगाया जा सकता है। लेयरिंग के थ्रू, लेयरिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। अ पार्ट जनरली ब्रांच ऑफ प्लांट इज बेंड टुवर्ड्स अराउंड लेयरिंग, इट्स ग्रोइंग टिप रेस्ट इज कवर्ड बाय सॉइल, ठीक है। एग्जांपल जैसे जैस्मिन हो गया, लेमन हो गया, आप लोगों ने देखा, मतलब इसकी एक ब्रांच को मिट्टी में दबा दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल दी जाती है, और उसमें जब रूट से डेवलप हो जाती है तो फिर उसको कट करके अलग लगा दिया जाता है, ठीक है। तो बस इसी से क्या हो जाता है, एक नया प्लांट बनने लगता है। लेमन में भी ऐसे ही होती है, उसकी एक ब्रांच को, किसी भी ब्रांच को उठा करके मिट्टी में दबा दिया जाता है, ठीक। उसी में धीरे धीरे रूट से डेवलप होने लगते हैं, जब रूट ग्रो करने लगते हैं तो उसको कट करके, ठीक है, उसको मतलब जो पैरेंट प्लांट था उसे कट करके एक अलग प्लांट लगा दिया जाता है, ठीक, उसकी स्टेम से ही बन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाय कटिंग के थ्रू, लेयरिंग के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम ग्राफ्टिंग में देखते हैं, तो करा अ मेथड इन विच स्टेम ऑफ टू प्लांट कोन विद रूट एंड अदर विदाउट रूट आर ज्वाइंट एंड आर अलाउड टू ग्रो एज अ सिंगल प्लांट, एग्जांपल एप्पल, पियर, etc। इसमें होता है क्या स्टूडेंट्स, मान लो जैसे एक पहले से प्लांट्स है, एप्पल का है, ठीक है, ये प्लांट से लगा हुआ है, ये किसका है, एप्पल का। तो इस एप्पल की हमने क्या की, ऊपर वाला पीस पूरा पोर्शन कट कर दिया, हटा दिया, और एक नया प्लांट का, एक नए एप्पल का प्लांट लेके आया और इसके ऊपर लगा दिया इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या होगा, यहाँ से हमने ज्वाइंट कर दिया, ये एक प्लांट था और ये दूसरा प्लांट था, इन दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिया, अब ये आगे ग्रो करने लगेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग के थ्रू, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस मेथड को, ग्राफ्टिंग के, ठीक है। इसकी स्टेम के लगा दी। एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो प्रोपोगेशन, प्लांट रिप्रोडक्शन के क्या फायदे होते हैं, ठीक है, इससे फायदा क्या है, न्यू प्लांट विल बी एग्जैक्टली सेम एज पेरेंट प्लांट। देखो इसमें कोई वेरिएशन आने का चांसेस नहीं होता है, जैसा हमारा प्लांट है वैसा ही हमें प्लांट इसमें भी मिलता है, ठीक है। जैसे फ्रूट पेरेंट प्लांट में होंगे वैसे ही फ्रूट इसमें भी लगेंगे, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन बहुत ही कम होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसमें बहुत कम होते हैं, ठीक है, ओके। ओके, तो एडवांटेजेस हम ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो न्यू प्लांट विल बी एग्जैक्टली सेम एज पेरेंट प्लांट, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। जैसा पेरेंट प्लांट होता है वैसे ही हमें जो हम प्लांट लगाते हैं वो भी वैसा ही बनता है, ठीक। प्लांट्स ग्रोन बाय दिस प्रोसेस नीड लेस अटेंशन,
तो इसमें हमें बहुत ही कम ध्यान देने की जरूरत होती है और बहुत जल्दी तेजी से ये ग्रो भी करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सीड। सीड आप बोगे, ठीक, सीड जमीन में लगाओगे, धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, बहुत पता नहीं एक दो साल भी लग जाए, ठीक, लेकिन इसमें आप तुरंत लगाओ, दूसरे साल अगले साल आप क्या करो, आम खाने लगो, ठीक है। तो अगर आम का लगाए तो आम भी मिलने लगेगा। मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रो बाय सेम पेरेंट, तो सेम पेरेंट्स ऐसे जैसे लगाते हैं वैसे ही हमें मिलता भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, तो वैसे हालांकि सब इंपॉर्टेंट ही है इसमें। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू। इसमें हम प्लांट की किसी एक टिश्यू ले लेते हैं और उससे हम एक नया प्लांट डेवलप करते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर। मतलब किसी भी कोई भी प्लांट है उसका एक टिश्यू ले करके उससे हम क्या करते हैं, पूरे प्लांट को डेवलप करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बाय। इसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा टेक्निकल की जरूरत होती है। रिमूव्ड फ्रॉम अ ग्रोइंग प्लांट विच इज ग्रोन अंडर सुटेबल मीडियम इज नोन एज टिश्यू कल्चर। इसको हम लोग एक सुटेबल कंडीशन बनाते हैं, उसके थ्रू उसको हम डेवलप करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होता है इसका, इट इज अ वेरी फास्ट टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट। ये बहुत ही फास्ट टेक्निक है प्लांट को ग्रो करने की। प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर डिसीज फोर, ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्लांट में डिसीज फ्री रहता है, ठीक, इसमें कोई भी डिसीज नहीं आती है, कोई भी बीमारी इसमें प्लांट्स में नहीं लगती है। नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस इन फ्यू एंड वीक ऑफ टाइम एंड टेक्स लेस स्पेस और ग्रोथ। इसमें बहुत ही कम स्पेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्लांट्स उगा सकते हैं, ठीक है, और टाइम भी बहुत कम देगा। उसके बाद फॉर स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में भी पूछा जाता है कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है, और इसके बारे में भी देख लीजिए। तो इस पर यहाँ पर आप देखिए स्पोरेंजियम, छोटे छोटे स्पोर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स हैं ये, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। और स्पोरेंजियोफोर, ये इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। ये क्या है, राइजोपस, इसके नीचे राइजोपस है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्या बन रहा है, स्पोर्स। जब सुटेबल इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जो है इस तरह से स्पोर्स होते हैं। इसके बाहर वाली क्या है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं सिस्ट, ये एक प्रोटेक्शन होती है। जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाता है और इस तरह से बहुत से स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। फिर यही जब मेच्योर हो जाते हैं तो फिर से स्पोर्स फॉर्मेशन करने लगते हैं, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो समझ में आया। तो इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स। बहुत सी आप रिप्रोडक्टिव सेल्स देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोर्स। व्हेन द स्पोर केज ऑफ द प्लांट बस्ट देन द स्पोर स्प्रेड टू एयर, स्प्रे हो जाते हैं एयर के थ्रू भी, ठीक। वेयर दिस एयरबॉर्न स्पोर लैंड ऑन सॉइल, कहां चले जाते हैं, सॉइल पर। अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। तो फिर जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है तो यही स्पोर्स ब्रेक हो जाते हैं, इनकी सिस्ट क्या होती है, टूट जाती है और फिर नया स्पोर्स बना देते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, ये किसमें होता है, राइजोपस में होता है। किसमें होता है, राइजोपस में, ठीक, राइजोबट्स बना रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में तो पूछा ही जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है, ठीक है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उसके बाद उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड गैमेट्स, जिसको हम लोग गैमेट बोलते हैं ना। इसमें दो गैमेट्स, मेल फीमेल के गैमेट्स इसमें मीट होते हैं, ठीक है। जर्म सेल्स, दे आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स, दो टाइप की सेक्स सेल्स होती हैं। एक मेल सेक्स सेल होती है जिसको हम लोग मेल गैमेट बोलते हैं, एक फीमेल सेक्स सेल होती है जिसको हम लोग फीमेल गैमेट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द फ्यूजन बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट सेल विच देन डेवलप टू आर न्यू ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो गैमेट सेल्स होती हैं, ठीक, फीमेल और मेल गैमेट सेल्स, उनका फ्यूजन होता है जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो हम पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देखिए आप सभी लोग, तो बहुत से फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिसमें बाई
मोनोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये पर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। यहाँ पर देखिए स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिल, पिस्टिल, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये आप देख रहे हो एंथर, ठीक है, और फिलामेंट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन कैसा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। आपसे एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कि पिस्टिल किसका पार्ट है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टेमिन किसका पार्ट है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें क्या क्या चीज होता है, तो इसमें एंथर होता है और स्टेमिन फिलामेंट होता है। इसमें क्या होता है, स्टिग्मा होता है, ठीक है, पिस्टिल और ओवरी होता है, स्टाइल होता है, ठीक। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि द प्लांट इन विच स्टेमिन क्या है, तो इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट। देखो इधर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फ्लावर, अ सिंगल फ्लावर मे हैव नंबर ऑफ स्टेमन्स इन इट। तो सिंगल फ्लावर में कभी कभी क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों एक में भी हो सकते हैं या अलग अलग भी होते हैं, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपका कुकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, ठीक है, मस्क मेलन हो गया, ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, मेनीसेक्सुअल। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही सेक्स सेल होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल कौन कौन से, जैसे आपका रोज हो गया, ठीक है, सनफ्लावर हो गया, ये बाइसेक्सुअल है। इसमें डबल सेक्स होते हैं, सेक्स सेल्स होती हैं, ठीक है। एंथर, इट इज अ बिलोब्ड स्ट्रक्चर containing two pollen species pigment at tip of stamen. These produce pollen grains that are yellowish in color. आप देखोगे जो pollen grains होते हैं इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से इसके ऊपर येलो कलर के pollen grain होते हैं। कैसे होते हैं, येलो कलर के, इस टाइप से, ठीक है, pollen tube के ऊपर, ठीक है। ओके, तो कार्पेल, पिस्टिल, पिस्टिल बोलो या कार्पेल बोलो, तो अलग अलग नाम से भी इसको बोला जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कार्पेल बोल दिया तो आपको ये समझ आना है ये पिस्टिल है, और पिस्टिल किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। इट कंप्रेसेस ऑफ मेनली 3 पार्ट्स, इसके विभिन्न 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। अब देखिए स्टिग्मा क्या, इट इज द terminal part of carpel which may be sticky. It helps in receiving the pollen grains. तो स्टिग्मा क्या करता है, देखो यहाँ पर स्टिग्मा आपको ये दिया गया है और ये पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन को क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है स्टिग्मा। स्टाइल क्या, इट इज द मिडल इलोंगेटेड पार्ट ऑफ कार्पेल। ये आपको इलोंगेट पार्ट आपको दिख रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है। स्टाइल, इट इज द मिडल इलोंगेटेड पार्ट ऑफ कार्पेल। इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ स्टिग्मा टू द ओवरी। ओवरी और स्टिग्मा से ये अटैच होता है, ठीक है। स्टाइल, ओवरी क्या है, शोन इन बॉटम पार्ट ऑफ कार्पेल। इट कंटेन्स ओव्यूल्स हैविंग एन एग सेल फीमेल गैमेट। यहाँ पर देखिए ये ओवरी है, इसके अंदर क्या है, ओव्यूल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन, देखो यहाँ पर पॉलिनेशन क्या है, तो पोलन ग्रेन से, ठीक है, पोलन ग्रेन से, देखो यहाँ से स्टिग्मा से पोलन ग्रेन तक, सॉरी, स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन को पहुंचाना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। जो पोलन ग्रेन है उनको कहाँ पहुंचाना होता है, स्टिग्मा पर पहुंचाना होता है, ठीक। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक प्लांट है, उसी प्लांट के फ्लावर के अंदर ही दोनों होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अगर वो उसी के अंदर क्रॉस हो गए तो हम लोग उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। मान लो एक ये फ्लावर है, फ्लावर देखो, जैसे एक ये फ्लावर है, फ्लावर लग नहीं रहा है, समझ लेते हैं। मान लो एक ये फ्लावर है, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट है। एक दूसरा प्लांट है, ये मान लो रोज का प्लांट है, रोज फ्लावर है। दूसरा भी एक रोज फ्लावर है जो उससे दूर लगा हुआ है, ये इस तरह से। तो इसमें का पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। एक प्लांट से उतर करके दूसरे प्लांट पर पहुंच जाए, ठीक, पोलन ग्रेन, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया। पोलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाते तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर एक फ्लावर से उठ करके दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर पहुंच जाते हैं पोलन ग्रेन, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। फर्टिलाइजेशन क्या है, तो पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स
इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल्स विद द हेल्प विद द फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो देखो फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स का फ्यूजन ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इट गिव्स अराइज टू आर जाइगोट, जिससे क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट दिस अकर्स वाया पोलन ट्यूब, जो कि किस में होता है, पोलन ट्यूब में होता है। द पोलन ट्यूब ग्रोस आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल एंड फाइनली रीचेस द ओवरी। तो यहाँ पर देखो सबसे इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन आए इस स्टिग्मा के ऊपर, इसको फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद इस स्टाइल के होते हुए, पोलन ट्यूब के थ्रू होते हुए इसके अंदर ओवरी के अंदर, ओव्यूल्स के अंदर पोलन ग्रेन्स आए और इनका फर्टिलाइजेशन हो गया। तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, इससे क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स मेनी टाइम्स एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रियो। यही जाइगोट बार बार डिवाइड होकर के क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, विदिन द ओव्यूल, दिस ओव्यूल देन डेवलप अ टफ कोट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सीड। यही ओव्यूल से जो है एक टफ कोट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग सीड बोलते हैं। ठीक है, सीड बोलते हैं। द सीड कंटेन्स द ओवरी रेपिडली ग्रो एंड रिपाइंस एज अ फ्रूट। जो ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में देखते हैं पुबर्टी एज। तो द एज ऑफ विच सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड अ बॉय और अ गर्ल बिकम्स सेक्सुअली मेच्योर इज कॉल्ड एज ऑफ पुबर्टी। ठीक है, तो पुबर्टी एज क्या होती है, जिसमें क्या हो, बॉय या गर्ल क्या हो, मेच्योर हो जाते हैं और उसमें सेक्स हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उसकी पुबर्टी एज हो गई। फॉर बॉयज के लिए 13 से 14 इयर्स एज होती है और गर्ल्स के लिए 10 से 12 इयर्स की एज हो सकती है। ठीक है, टेस्टिस प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन्स। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस जो है एक मेल सेक्स हार्मोन्स होता है। टेस्टिस क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन्स होता है। टेस्टोस्टेरोन, जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। एंड ओवरीज प्रोड्यूस टू सेक्स हार्मोन्स। देखो मेल में जो है एक ही हार्मोन से सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या है, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल्स में ओवरी में दो प्रोड्यूस होते हैं सेक्स हार्मोन्स, जिनके नाम क्या है, ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपसे एक 2 नंबर में पूछा जा सकता है। मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स का नाम बताइए। तो मेल में एक ही होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स, और फीमेल में दो तो जिसको ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स सर्टेन चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्टिव फेज। These changes are the signals of sexual maturation। तो क्या होता है, ये चेंजेस होने लगते हैं जब पुबर्टी एज आती है। तो बॉयज और गर्ल्स में क्या होता है, कुछ चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ ये मेच्योर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कॉमन चेंजेस इन बोथ। कुछ में कॉमन चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल में। ठीक है, तो ग्रोइंग ऑफ थिक डार्क हेयर इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज armpits and the genital area between things। ठीक है, तो हेयर डार्क हेयर आने लगते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट्स थे। थिनर हेयर ऑन आर्म्स एंड लेग्स एज वेल एज फेस। तो फेस पर, लेग्स पर, हैंड्स पर क्या होते हैं, कुछ हेयर आने लगते हैं आर्म्स पर। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड बिगिंस टू डेवलप इन पिंपल्स। पिंपल्स आने लगते हैं, फेस ऑयली होने लगता है। ठीक है, ये कॉमन चेंजेस हैं। ठीक है, दोनों में देखने को मिल सकते हैं। चेंजेस इन गर्ल्स में क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, इनकी ब्रेस्ट बढ़ने लगते हैं। ठीक है, और डार्किंग ऑफ द निपल ऑफ द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, तो ब्रेस्ट पे जो निपल्स हैं वो डार्क होने लगते हैं। स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं तो टेस्टिस क्या था, जर्मिनेशन ऑफ जर्म सेल्स स्पर्म लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी इन जिसको स्क्रोटम, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। देखो ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्क्रोटम जो है नीचे बॉडी पार्ट से एब्डोमिनल के बाहर क्यों होता है। ठीक है, तो क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इससे 2-4 डिग्री नीचे ही रखा जाता है। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस इससे कम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, टेस्टिस में
स्पम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इससे कम टेम्परेचर पर, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये टेस्टिस हो गए। स्पम्स आर टिनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल्स। देखो यहाँ पर अगर हम स्पम्स की बात करें तो ये इसका होता है हेड पार्ट, ठीक है, ये हेड होता है, ये टेल है, ठीक है। ये टेल क्या करती है, मूव करने में काम हेल्प करती है, मूव करने में स्पम के, ठीक है, ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आसानी से मूव कर सके, ठीक है। वैस डिफरेंस क्या होता है, वैस डिफरेंस डिलीवर्स द स्पम्स फॉर्म विच रिमिट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यहाँ से जो भी वैस डिफरेंस आप देख रहे हो, ये क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में स्पम्स को पहुंचाती है, ठीक। यूरेथ्रा कॉमन पासेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो यूरेथ्रस के थ्रू ही क्या होते हैं, स्पर्म्स और यूरिन पास होता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है और सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं, तो सीक्रेट्स फ्लूइड टू मेक ट्रांसपोर्ट इजियर फॉर द स्पर्म। दिस फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं स्पर्म्स को, ठीक है, और उसके फ्लो करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक। स्क्रोटम के a small pouch that contains testis, it is present outside abdominal cavity as sperms are formed here, ठीक है। तो स्पर्म्स भी कहाँ बनते हैं, स्क्रोटम में बनते हैं, ये बॉडी के एब्डोमिनल के बाहर होता है, ठीक है। अब उसका क्यों होता है ये भी हमने बता दिया, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी एज स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हियर, इसी में स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर, क्योंकि लोअर टेम्परेचर होना चाहिए। देखो एब्डोमिनल के नीचे ही स्क्रोटम होता है, ठीक है। पेनिस क्या है, एक्सटर्नल मेल जेनिशियल ऑर्गन विच ट्रांसफॉर्म स्पर्म्स इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है। तो कॉपुलेशन के टाइम जो है स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहुंचाना होता है, ठीक है। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। ये सभी डायग्राम अगर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं इसके बारे में भी। बॉडी की ओवरीज क्या होती है, तो पेयर्ड ओवल शेप्ड ऑर्गन्स लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी नियर किडनी। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, ये ओवल है, ठीक, ओव्यूल्स, ठीक, ओवरी। इट प्रोड्यूस, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ओवा और एग सेल्स। ये क्या करते हैं, हजारों एग सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। एंड सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन्स लाइक ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और इनसे से सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, ठीक है। ये थाउजेंड्स होती हैं, दो होती हैं, और एक बार में एक ही का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक, एक ही ओवरी का फॉर्मेशन होता है। ये फ्लोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये यूट्रस है, ये आपको जो दिख रहा है पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको यूट्रस बोलते हैं। ये सर्विक्स है जो कि क्या करता है, बेबी को थामने का काम करता है। ये वजाइना है, ठीक है। ये फ्लोपियन ट्यूब है, या आप फ्लोपियन ट्यूब या डक्ट ओविडक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, और ये डायग्राम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब अभी जस्ट बताया था। इट कैरीज ओवा और एग फ्रॉम ओवरी। तो ये ओविडक्ट ट्यूब क्या करता है, ये इस ओवा को यहाँ से स्पर्म्स की एंट्री होती है, और स्पर्म्स की एंट्री होती है, और उसके बाद यहाँ से फ्लोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, इसका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। आगे देखिए, okay, oviduct fallopian tube, it carries ova or egg from ovary to uterus. It is the site of fertilization. It has a funnel shape opening near the ovary and there opening into uterus from both sides. आप both sides देख रहे हो, जो ओवल फनल शेप में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, यूट्रस वॉर्म या फिर वॉर्म बोलते हैं। अ होलो पियर शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये पियर शेप में बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक। बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस टेक्स प्लेस। फीटस यहीं पर डेवलप होता है, ठीक है, जो फीटस है यहीं पर डेवलप होता है, ठीक है। कहाँ पे, वॉर्म में, या फिर हम लोग इसको यूट्रस भी बोलते हैं। वजाइना, इट रिक्वायर्स स्पर्म्स फ्रॉम मेल पार्टनर सिक्स एज अ बर्थ कैनाल, जिसको हम लोग बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सर्विक्स लोअर एंड द नैरो पोर्शन ऑफ यूट्रस विच पेनिस ओपन्स इनटू द वजाइना, जो कि वजाइना में ओपन होता है, ठीक। फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। तो ये सभी इसमें आपको इंपॉर्टेंस दिए गए हैं।
ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसके बाद हम मेंस्ट्रुएशन देखेंगे। मेंस्ट्रुएशन क्या है, सिंस द ओवरी रिलीज वन एग एवरी मंथ। तो आप जानते हैं इसमें क्या होता है कि एक मंथ में एक ही ओवरी रिलीज होती है, ठीक है। द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। तो जो ओवरी होती है, यूट्रस होता है, वो हमेशा प्रिपेयर करता है एक एग को जिसमें फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पोर्स इट एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लाइफ फॉर अबाउट 1 day, ठीक है। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, ठीक है। इसमें बहुत समय तक नहीं होती है, फिर लाइनिंग रिप्रोड्यूस हो जाती है। ओके।